everyone. Welcome back to our monthly meeting series. तो लास्ट मंथ हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी ने जो मंथली बेसिस पे क्लोज दिया था वो बहुत ही सिग्निफिकेंट था, क्योंकि 200 डीए में 200 दिन की मूविंग एवरेज और साथ ही 34 वीक मूविंग एवरेज, ये दोनों ही बड़े रेजिस्टेंस होते हैं किसी भी इंडाइसिस या किसी भी अंडरलाइन के ट्रेंड के लिए। तो इन दोनों को ही निफ्टी ने डिसाइसिवली क्रॉस किया था लास्ट मंथ। और हमने ये बताया था कि ये जो पूरा फॉल हमने देखा है 26,277 के टॉप से लेके 21,743 का बॉटम, तो इसका इस पूरे फॉल का जो 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल था 24,545 पे था इस लाइन पे। और ये लेवल अगर क्रॉस होता है तो फिर 25,307, जो कि इस पूरे फॉल का 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल है और नेक्स्ट अपसाइड टारगेट रहेगा। साथ ही हमने ये भी कहा था कि 34 डीए में जो उस टाइम पे 23,300 पे थी, उसके स्टॉप लॉस से पॉजिटिव व्यू होल्ड करना चाहिए। निफ्टी ने इनिशियल पार्ट में, मई के इनिशियल पार्ट में थोड़ी सी वीकनेस दिखाई, 23,935 का लो बनाया और फिर वहां से रिवर्स होके 25,116 का टॉप बनाया और 24,750 पे मंथली बेसिस पे क्लोज दिया। पूरे मंथ की बात करें तो निफ्टी 1.7% बढ़ा और ये इसका तीसरा लगातार महीना रहा बढ़त। आगे के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो 25,307 जो लेवल की हमने अभी बात की, जो कि इस पूरे फॉल का 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल है, वो इमीडिएट रेजिस्टेंस या टारगेट कह सकते हैं। और ये लेवल क्रॉस होता है तो फिर सीधा 26,277 जो लास्ट ईयर हमने टॉप बनते हुए देखा था, वो नेक्स्ट मेजर टारगेट रहेगा। ऑन द लोअर साइड 34 और 20 हफ्ते की मूविंग एवरेजेस, जो कि 23,800 और 2350, 23,550 के आसपास है, वो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट्स रहेंगे। और ये जब तक वायोलेट नहीं होती तब तक हम ओवरऑल में पॉजिटिव रखेंगे, और कोई भी डिक्लाइन करेक्शन आता है तो उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी समझेंगे इन स्टॉप लॉस के साथ। तो कुछ सेक्टरल इंडाइसेस की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की हमने लास्ट मंथ बात की थी, 55,800 पे ये अभी प्लेस्ड है। लास्ट मंथ ये 55,000 था जब हमने ये इस पे टॉक इनिशिएट किया था। हमने ये कहा था कि ये इंडेक्स काफी स्ट्रांग लग रहा है इसके लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे। ये चार्ट अगर आप देख रहे हो तो ये 20 महीने की मूविंग एवरेज वाली लाइन है, और इसने इसी लाइन पे सपोर्ट लेके रिबाउंड किया था और एक अच्छा ब्रेकआउट कंफर्म किया था। तो हमने 55,000 था तब हमने इसमें 61,000 के बड़े टारगेट की बात की थी। अ, इस इंडेक्स ने एक अच्छा अपमूव दिखाया और 55,800 पे ये अभी प्लेस्ड है। तो हम 61,000 का एक मेजर जो टारगेट हमने बताया था वो रीइटरेट करते हैं। और इसमें जब तक 51,500, जो कि इसकी 34 वीक मूविंग एवरेज है, वो वायलेट नहीं होती, तब तक ये व्यू हम पॉजिटिव रखेंगे। इस इंडेक्स को प्ले करने के लिए काफी सारे ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड अवेलेबल हैं, तो इनके थ्रू इस इंडेक्स पे पॉजिटिव व्यू लिया जा सकता है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स पे हम इस बार व्यू लेके आ रहे हैं, नया व्यू है ये। पीएसयू बैंक इंडेक्स पे हमने प्रीवियसली जब ये अपमूव चल रही थी तब तो व्यू इनिशिएट किया ही था और इसमें हमको अच्छे गेन्स मिले थे। अब इस इंडेक्स में ऊपर के लेवल से एक अच्छा खासा करेक्शन हमने देखा है। इसने 8053 का टॉप बनाया था जून 24 में, और फिर वहां से एक बड़ा करेक्शन देखा गया 5530 तक मार्च 25 में, और वहां से एक बाउंस बैक देखा है। अब ये इंडेक्स है वो अपने वीकली चार्ट्स पे एक अच्छे ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। तो हमारे हिसाब से एक अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि ये अपने 8053 के टॉप जो बने थे लास्ट ईयर, तो वो रिटेस्ट कर सकता है। तो इसको भी हमारे हिसाब से लिया जा सकता है, एक्यूमुलेट किया जा सकता है। और इसको प्ले करने के लिए भी ईटीएफ अवेलेबल है। पीएसयू बैंक 20 है जो इस लेवल के आसपास है, और पीएसयू बैंक आई ईटीएफ है जो ये रेट पे के आसपास चल रहा है। तो इस ईटीएफ के थ्रू पीएसयू बैंक इंडेक्स पे पॉजिटिव व्यू प्ले किया जा सकता है।
और यहाँ पे जो इंडेक्स के लेवल पे स्टॉप लॉस रहेगा वो 6300 का रहेगा। तो यहाँ से लेके एक्यूमुलेशन किया जाना चाहिए और 6300 के स्टॉप लॉस से इसमें पॉजिटिव व्यू बनाना चाहिए। अब आ जाते हैं सिल्वर पे। सिल्वर पे हमने लास्ट ईयर अक्टूबर में पॉजिटिव व्यू इनिशिएट किया था, जब ये $31 के आसपास था। हमने 35.24 और 41.65 के टारगेट्स की भी बात की थी। ये वो लेवल है जो कि 2011 से $49 का इसने हाई बनाया था, और फिर जो मेजर करेक्शन देखा था तो उसके 61.8% और 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल है। अगर सिल्वर में आप आज देखें तो एक बड़ी तेजी हमने को देखने को मिली है, और इसने 3580 का आज हाई बनाया। तो ये जो हमने टारगेट दिया था 35.24 का, इसने आज अचीव किया है। और हमारे हिसाब से ये बहुत ही जल्द नेक्स्ट जो टारगेट है $41.65 का, उसकी ओर आगे बढ़ेगा। तो इस पे हम अपना ये पॉजिटिव व्यू रिट्रेट करते हैं। रिसेंटली अगर आप देखें तो ये डेली चार्ट है, और अक्टूबर में इसने 34.86 का टॉप बनाया था, और फिर वहां से 28.75 का दिसंबर में बॉटम बनाया। और ये जो ओवरऑल फॉर्मेशन है इसका भी ब्रेकआउट इसने रिसेंटली कंफर्म किया है। तो एक फ्रेश ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं, और ओवरऑल अप ट्रेंड तो कंटिन्यू कर रहा है, तो इस पे हम अपना पॉजिटिव व्यू रिट्रेट करते हैं। $29.20 के स्टॉप लॉस से इसमें फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है, और एग्जिस्टिंग लॉन्ग भी होल्ड किया जा सकते हैं। एक्यूमुलेशन का व्यू रखना चाहिए। इसको प्ले करने के लिए सिल्वर के काफी सारी ETF अवेलेबल है, तो इनका यूज किया जा सकता है। इसके अलावा हम रेलवे स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहेंगे। एक बड़ा करेक्शन हमने देखा है रेलवे स्टॉक्स पे। लास्ट ईयर इनका टॉप बना था जुलाई 24 में, और काफी सारे स्टॉक्स में हमने 40 50 65% तक का करेक्शन देखा था। और इन स्टॉक में इतना बड़ा करेक्शन देखने के बाद लास्ट 1.5 2 महीने से हम बाउंस बैक देख रहे हैं, और ये बाउंस बैक अभी ब्रेकआउट की ओर बढ़ रहा है। वीकली चार्ट्स पे कुछ एक स्टॉक ब्रेकआउट कंफर्म कर रहे हैं, तो ये स्टॉक्स भी हमको लगता है कि आगे चल के आउटपरफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी इसको प्ले करने के लिए भी हमारे पास ETF आ गया है, क्योंकि एक आध स्टॉक में थोड़ा रिस्क रहता है। तो अगर कलेक्टिव अगर बाइंग की जाए ETF के थ्रू तो उसमें रिस्क कम हो जाता है। तो ग्रो रेल ETF नाम है इसका, जिसका करंट रेट 40.12 है। इसको लिया जा सकता है पूरे रेलवे स्टॉक्स पे पॉजिटिव व्यू इनिशिएट करने के लिए। और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो हम सजेस्ट कर रहे हैं वो 35 है। अब आ जाते हैं हमारे प्रू अल्फा ऑफरिंग पे। प्रू अल्फा जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे हम टेक्निकल यानी कि चार्ट के बेस पे कॉल देते हैं, जिसका 1 से 2 महीने का टाइम होराइजन होता है। यूनिवर्स निफ्टी 500 का होता है, यानी कि निफ्टी 500 इंडेक्स में जो 500 स्टॉक है उसी में से हम ये कॉल्स देते हैं। तो इसकी अगर बात की जाए तो 7 रिकमेंडेशन थी जो यहाँ हमने नई दी या पिछली क्लोज हुई मई महीने में। तो उसमें से 7 में से 2 ने टारगेट अचीव किया, और 5 ट्रू ग्रो जो हमारी दूसरी ऑफरिंग है, जो हम टेक्नो फंडा रिकमेंडेशन कहते हैं, कि जहाँ पे हम टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को कंबाइन करके स्टॉक पे बाय रिकमेंडेशन इनिशिएट करते हैं, जिसका टाइम होराइजन बड़ा होता है, 10 से 12 महीने पर या 3 से 4 क्वार्टर का आप बोल सकते हैं। इसका यूनिवर्स भी निफ्टी 500 का होता है। तो वहाँ पे एक जो स्टॉक हमने पहले दिया था अप्रैल 28 अप्रैल को, फोर्स मोटर, इसका टारगेट इसने अचीव किया। और 19 मई को हमने एक नया स्टॉक है कैनरा बैंक, उस पर बाय इनिशिएट किया है। ये यूजुअल डिस्क्लेमर है कि जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किए वो जरूरी नहीं है कि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में भी रेप्लिकेट हो, और डिस्कस किए जो स्टॉक्स हैं उसमें हमारे क्लाइंट्स का और पर्सनल होल्डिंग भी हो सकता है। डिटेल डिस्क्लेमर के लिए आप ये लिंक विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं वीरेंद्र को हैंड ओवर करूंगा आगे के प्रेजेंटेशन की।
हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। तो पहले हम रोल ओवर का जो लास्ट वेबिनार में हमने आपके साथ शेयर किया था। तो लास्ट वेबिनार में हमने ये कहा था कि निफ्टी में 24,000 से 23,847 एक इमीडिएट सपोर्ट है। और निफ्टी ने इनिशियल फेस में मई सीरीज के अंदर इट टच लो ऑफ 23,936 और फिर वहां से एक शार्प रिवर्सल देखा। एंड इवन जो हमने अपसाइड ये लेवल बोला था 24,589 उसको क्रॉस किया एंड इट अचीव द टारगेट ऑफ 25,000 और 25,16 का उसने हाई टच किया। वहीं बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी ने लास्ट दो सीरीज में मार्च और अप्रैल के अंदर जो फेबुलस रैली देखी थी हमने दो सीरीज के बाद में, मई सीरीज के अंदर बैंक निफ्टी वॉज इन ए कंसोलिडेशन फेज। और फिर भी मई सीरीज में देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ने अपनी विनिंग स्ट्रिक कंटिन्यू की और निफ्टी 2.4% गेन के साथ, तो वहीं बैंक निफ्टी 0.6% गेन के साथ क्लोज हुआ। अब रोल ओवर का डेटा हम देख लेते हैं। तो ओवरऑल यदि हम रोल ओवर देखें तो वो इन टेंडम है विद कंपेयर टू लास्ट सीरीज एंड इवन फ्लैटिश विद 3 मंथ एंड 6 मंथ एवरेज। निफ्टी का रोल ओवर देखें तो वो भी फ्लैट है कंपेयर टू लास्ट सीरीज एट 79%, बट स्लाइटली लोअर देन द 3 मंथ एंड 6 मंथ एवरेज। वहीं बैंक निफ्टी का यदि रोल ओवर देखें तो वो हायर एट 79% कंपेयर टू लास्ट सीरीज ऑफ 75% एंड इवन हायर देन द 3 मंथ average and as well as 6 month average of 78 and 76%। ये जो टेबल है ये एक एक्सपायरी का ओवरऑल जब सीरीज शुरू होती है तो ओवरऑल जो फ्यूचर्स के अंदर डेरिवेटिव में जो ओआई है वो कैसा है। तो यदि निफ्टी का फ्यूचर का ओआई देखें तो वो 16% हायर है कंपेयर टू लास्ट सीरीज एट 1.49 करोड़। और वहीं बैंक निफ्टी का यदि ओआई हम देखें तो इट इज डाउन बाई 32% एट 0.19 करोड़। और ओवरऑल यदि हम रोल ओवर इन रुपी टर्म्स देखें तो इट इज हायर बाय 6% एट 1,28,000 12,84,000 करोड़ पे। और इस सीरीज के अंदर मई सीरीज के अंदर हमने निफ्टी को 2.4% गेन के साथ क्लोज होते हुए देखा। ये जो चार्ट है ये इंडिकेट कर रहा है कि ओवरऑल जो इंस्टीट्यूशनल का नेट लॉन्ग पोजीशन होता है वो सीरीज की शुरुआत में कैसा है। ये जो ब्लू बार है दिस इज द एफआईआई का जो नेट लॉन्ग पोजीशन रहता है और ये जो रेड बार है दिस इज द जो डीआई जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका नेट लॉन्ग पोजीशन है। ओवरऑल यदि हम देखें तो लास्ट 2-3 साल के अंदर डीआई का जो पार्टिसिपेशन है वो एफएनओ के अंदर काफी बड़ा है एंड इट इज ऑलमोस्ट इन टेंडम विथ द एफआईआई का जो ओआई बिल्डअप रहता है इंडेक्स फ्यूचर के अंदर। नो डाउट अभी भी इंडेक्स ऑप्शन में उनका इतना पार्टिसिपेशन नहीं है, बट जैसे कि अभी लास्ट कल का यदि हम ओआई देखें तो एफआईआई का जो ओआई है वो इंडेक्स फ्यूचर में 27,000 करोड़ है और वहीं डीआईआई का जो ओआई है वो 21,000 करोड़। तो नेट लॉन्ग पोजीशन यदि हम देखें तो एफआई ने इस बार जो नेट लॉन्ग पोजीशन इस सीरीज में शुरू है वो 19.7% है। मतलब दे आर लॉन्ग बाई 19.7% एंड शॉर्ट बाई 81.3% एंड इट इज डाउन ऑलमोस्ट 50% कंपेयर टू लास्ट सीरीज। और वहीं डीआई का जो यदि नेट लॉन्ग पोजीशन देखें तो इट इज एट 65.5% एंड ऑलमोस्ट लास्ट 6 मंथ का यदि एवरेज देखें तो इट इज हायर स्टिल डीआई का जो नेट लॉन्ग पोजीशन है। ये ओपन इंटरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है जो जून सीरीज के लिए है। 5 जून की तो आज एक्सपायरी हो गई, तो 12 जून का यदि हम देखें तो उसके अंदर हाईएस्ट ओआई है वो कॉल ऑप्शन में 26,000 के स्ट्राइक प्राइस पे है और वहीं पुट ऑप्शन में ये ओआई है वो 23,500 के स्ट्राइक प्राइस में। और जून मंथ एंड सीरीज के अंदर यदि हम ओआई देखें तो वो 26,000 पे है कॉल ऑप्शन में और पुट ऑप्शन में ये ओआई है वो 24,000 के स्ट्राइक पे। मई सीरीज के यदि हम सेक्टर वाइज रोल ओवर देखें तो जहां पे जिन सेक्टर्स में हायर रोल ओवर देखा है वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंजीनियरिंग, एफएमसीजी, फार्मा, पावर, टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम, जिन सेक्टर्स में हमने एक हायर रोल ओवर देखा है। और वहीं सेक्टर्स जहाँ पे लोअर रोल ओवर है वो है ऑटो, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, मेटल, ऑयल एंड गैस। वहीं स्टॉक्स जहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग रोल ओवर देखा है वो है जीएसडब्ल्यू एनर्जी, ग्रासिम पेट्रोनेट, अल्ट्राटेक सीमेंट और जीएसडब्ल्यू स्टील। और स्टॉक्स जहाँ पे हमने वीक रोल ओवर देखा है वो एबी अपैरल, हैवेल्स, केई इंडस्ट्री, डीएलएफ
एज वेल एज बजाज ऑटो। ओवरऑल यदि ये जो व्यू है दिस इज फॉर नेक्स्ट 10 to 15 डेज के व्यू से ये पोजीशंस हैं। और टेक्निकली यदि हम देखें तो निफ्टी के अंदर 24,460 एक इमीडिएट सपोर्ट है। और ये यदि ब्रीच होता है किसी कारण तो 24,050 से 23,936 यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट से इस रेंज के अंदर, सो दैट वुड बी द नेक्स्ट लेवल टू वॉच आउट ऑन डाउन साइड में। और वहीं अपसाइड के अंदर हम देखें तो निफ्टी 25,080 से 25,116 का ये जो बैंड है यहाँ पे निफ्टी कंटिन्यूअसली रेजिस्ट कर रही है। और ये लेवल यदि क्रॉस करता है निफ्टी तो 25,500 एंड 26,278 आर द मेजर टारगेट टू आई ऑन दी अपसाइड। वहीं बैंक निफ्टी के अंदर देखें तो मई सीरीज के अंदर हमने एक कंसोलिडेशन फेज देखा था। और बैंक निफ्टी ने अभी लास्ट 3-4 दिन पहले एक हाई भी टच किया बट वॉज अनेबल टू सस्टेन अबाउट दिस लेवल। तो 56,200 एक रेजिस्टेंस है। और ये क्रॉस होता है बैंक निफ्टी के अंदर तो 58,000 से 60,000 आर द अपसाइड टारगेट। और वहीं इमीडिएट जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी में वो 55,000 है। और ये यदि किसी कारण ब्रीच होता है डाउन साइड में तो 53,843 एंड 52,000 जो कि नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेंगे टू वॉच आउट। दिस इज द ऑप्शन स्ट्रेटेजी की जो हम कॉल्स देते हैं। तो लास्ट मंथ में यदि हम देखें तो हमने टोटल ओवरऑल 30 कॉल्स दिए हैं। और उसमें से 23 कॉल्स में हमको पॉजिटिव रिटर्न मिला और 7 कॉल्स में हमारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए। एंड ये जो चार्ट है दिस इज द लास्ट 6 मंथ का जो स्ट्राइक रेट है और जो परफॉर्मेंस है ऑप्शन स्ट्रेटेजी के कॉल्स का। And this is the disclaimer and investment in security market are subject to market risk. So read all the related documents carefully before investing. Or past performance is no guarantee of future result. Please read the standard disclaimer and the disclosure. And I now hand over it to Nihal. Thank you, everyone. Hello, thank you everyone for joining and अभी सबसे पहले हम लास्ट 1 मंथ के रिटर्न्स के बारे में अगर बात करें तो निफ्टी हैज बीन पॉजिटिव by around more than 1%, but what has outperformed is the broader indices. Nifty mid cap more than 6.5% up है, small cap index more than 10%, to be accurate 11% up है। तो काफी बड़ा आउट परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला है इन द मिड्स। देखने जाए तो ईयर टू डेट अंडर परफॉर्म भी काफी किया था बिफोर द लास्ट मंथ। काफी ज्यादा नेगेटिव रिटर्न से ईयर टू डेट, तो उसके हिसाब से अगर देखने जाए तो दिस हैज बीन गुड पुल बैक फ्रॉम द स्मॉल एंड मिड कैप इंडाइसेस। अगर ग्लोबल इंडेक्सेस की बात करें तो उधर नेस्डैक हैज बीन द आउट परफॉर्मर मोर देन 9% प्लस है इन द लास्ट 1 मंथ। S&P 500 is up more than 5.5%. DAX is up more than 4.4%। अगर एशियन इंडेक्सेस की बात करें तो उधर कॉस्पी मोर देन 9% प्लस रहा है एंड ताइवान का जो इंडेक्स है वो मोर देन 5.5% अप रहा है। तो अगर देखने जाए तो ऑन ओवरऑल बेसिस इंडिया ने अंडर परफॉर्म किया अगेंस्ट सेवेरल अगेंस्ट ऑल दी इंटरनेशनल इंडाइसेस, बट जो स्मॉल एंड मिड कैप है उसने काफी अच्छा रिटर्न दिया है कंपेयर टू दी बेंचमार्क इंडेक्स ऑफ निफ्टी। अगर हम बात करें FY25 एंड Q4 के रिजल्ट्स की तो FY25 में काफी टेपिड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है। EPS has grown more by only around 5.5 5.8%, जहाँ की FY Q4 FY25 की बात हो तो स्ट्रीट एज अ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि काफी बम्पर रिजल्ट्स आएंगे और काफी अच्छा बॉटम लाइन ग्रोथ होगा। सो इन दैट सेंस इट हैज कम इन लाइन विद द स्ट्रीट्स एस्टिमेट्स जो काफी सबड्यूड थे। एंड लिमिटेड ऑप्टिमिज्म भी अभी हमको देखने को मिल रहा है फॉर द न्यूअर टर्म। बाकी 1-2 क्वार्टर्स आगे की बात करें तो यस द सॉफ्टर बेस वुड हेल्प, बट उतनी ऑप्टिमिस्टिक स्ट्रीट नहीं दिख रही है इन द कमिंग 1 or 2 क्वार्टर्स एज वेल।
BSE 500 कंपनीज की बात करें तो उसमें अराउंड 8.7% इंक्रीज दिखा है इन दी बॉटम लाइन, तो इट हैज आउट परफॉर्म्ड दी निफ्टी 50 EPS। उसमें अभी सिर्फ 4% और जितना का नेट इनकम इंक्रीज देखने को मिला इन Q4। तो द ब्रॉडर इन कंपनीज इन द ब्रॉडर इंडेक्सेस आउट परफॉर्म्ड अ बिट, यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग रिवाइवल इन क्रेडिट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट भी अभी अनलाइकली अकॉर्डिंग टू द कमेंट्रीज एंड अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑन स्ट्रीट के वो उसका कमबैक इन अ स्ट्रॉन्ग वे, जैसा कि ग्रोथ हमने FY24 में देखा था वैसा FY25 में तो नहीं रहा है, एंड FY26 में भी इन द कमिंग 1 or 2 quarters वैसा आता हुआ दिख नहीं रहा है। सो वॉट एवर हैपन, व्हाट डज दैट लीव, अभी हम कहाँ पे है इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूएशन फ्रंट। तो उसमें अगर हम देखने जाए तो 20.2 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड पीई का रेशियो जो है, पीई मल्टीपल जो है वो हमारा अभी ट्रेड कर रहे हैं हम, एंड दैट इज स्लाइटली अबव द 5 ईयर एवरेज ऑफ 21.7 टाइम्स, बट not a lot higher than what it was in the months of September and October in 2024। तो वैसे देखने जाए तो वैल्यूएशन वाइज वी आर हैविंग अ न्यूट्रल स्टैंड, उतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना 7-8 महीने पहले था, पर अभी इतना चीप भी नहीं है कि आप आंख बंद करके पैसा डाल दो। यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव व्हेन यू चूज स्टॉक। दैट इज व्हाट वी वांट टू से फ्रॉम दिस लाइन। एंड अगर हम बात करें दूसरे हमारे जो कंपनीज जिस पे हमने कवरेज इनिशिएट कर दिया है उनके Q4 FY25 के रिजल्ट्स की, जैसे लास्ट टाइम हमने बात करी थी कुछ कंपनीज की, इस बार भी कुछ कंपनीज के बारे में बात करेंगे। सब कंपनीज के बारे में बात हम नहीं कर पाएंगे, बट उनकी हम रिजल्ट का जो अपडेट होता है वो टेलीग्राम पे पोस्ट करते रहते हैं। तो वन ऑफ द कंपनीज इज ऑफिस। ऑफिस ने 46% टॉप लाइन ग्रोथ दिखाया था इन Q4। दिस इज ऑन प्री इंडेस लेवल्स, एंड उसका EBITDA भी जो है वो डबल से ज्यादा हो गया था। उसकी वजह से उसके क्या बोलते हैं मार्जिन भी 490 बेसिस पॉइंट से बढ़े थे। आगे जाके ऑफिस अपना जो 1,35,000 और सीट्स का जो उसका बेस है उसके ऊपर और 40,000 सीट्स ऐड करेगा, वैसा उसने गाइडेंस दिया है इन FY26, एंड दैट इज इन लाइन विथ व्हाट वी वर एस्टिमेटिंग एज वेल। हमारा एस्टिमेट अराउंड 35,000 सीट्स एडिशन का था, उसके बदले उन्होंने 40,000 सीट एडिशन का गाइडेंस दिया है। दैट इज अबव आवर एस्टिमेट्स, एंड उसका जो ऑक्यूपेंसी लेवल भी रहा है दैट हैज बीन इन लाइन विथ आवर एस्टिमेट्स। तो उसके हिसाब से ऑफिस 30% से ज्यादा का रेवेन्यू ग्रोथ गाइड कर रहा है फॉर FY26, एंड दैट इज इन लाइन विथ व्हाट वी आर एस्टिमेटिंग। तो अभी अगर आप देखने जाओ तो ऑफिस उसके 52 वीक हाई से अराउंड 28% डाउन है, एंड अभी भी हमारा पॉजिटिव व्यू हम मेंटेन करते हैं। द रिजल्ट्स ऑफ FY25 वर इन लाइन विथ आवर एस्टिमेट्स, सो वी डू मेंटेन द EPS टारगेट एज वेल, एंड उसका जो शेयर प्राइस का टारगेट है ऑफ अराउंड 860 वो भी हम अभी मेंटेन कर रहे हैं, एंड अभी भी अराउंड 700 के आजू बाजू उसका प्राइस चल रहा है। तो अभी भी वी होल्ड अ पॉजिटिव व्यू एंड अ बाय रेटिंग ऑन दिस स्टॉक। अगर दूसरी कंपनी की बात करें, दूसरे में से एक है CCL प्रोडक्ट्स। तो CCL प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू 15% अप था, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट 38% बढ़ा था ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स। उनके जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स रहते हैं जैसे कि कोल्ड ब्रू था, जैसे स्मॉल पैकेट्स थे, वो सब ने एक अच्छा ग्रोथ दिखाया है पॉजिटिव। उसकी वजह से टेलविंड हमको देखने को मिला उनके EBITDA पर केजी में, जो 110 के आजू बाजू रहता था, इट हैज मूव्ड अप टू अराउंड 125 पर केजी इन Q4। तो यहाँ से ही आप देख सकते हैं कि एक काफी अच्छा रियलाइजेशन ग्रोथ यहाँ को देखने को मिला था, एंड जो वॉल्यूम ग्रोथ था वो भी अराउंड 10% रहा था। तो उसकी वजह से आप देख सकते हो कि 15% टॉप लाइन ग्रोथ रहा है, एंड मार्जिन को भी एक अच्छा पुश मिला है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज अप 38%। उसका B2C बिजनेस की अगर हम बात करें, जो ब्रांडेड बिजनेस है, उसने जो 300 करोड़ का टारगेट रखा था वो अचीव किया है हैंडसमली, एंड FY26 में और 40% ग्रोथ की वो गाइडेंस दे रहा है, क्योंकि दे आर एक्सपांडिंग दर जोग्राफिकल रीच एज वेल।
तो अगर हम FY 26 की ही बात करें तो उसमें वो लोग 10 to 20% का वॉल्यूम ग्रोथ एस्टिमेट कर रहे हैं, विथ 15 to 20% एबिटा ग्रोथ। एंड CCL का जो मेन रॉ मटेरियल ग्रीन बीन्स होता है, उसका हार्वेस्ट सीजन अभी चल रहा है, सो दे हैव अ क्लोज आई ऑन हाउ द हार्वेस्ट सीजन इज। उसके हिसाब से इंटरनेशनल कॉफी प्राइसेस डिटरमाइन होंगे। तो वो अगर सॉफ्ट रहे, अगर अच्छा हार्वेस्ट आया एंड कॉफी प्राइसेस सॉफ्ट हुए, तो इट विल बी अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर CCL प्रोडक्ट्स। उसके हिसाब से उनको ज्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, उनके शॉर्ट टर्म डेट्स कम हो जाएंगे, तो इंटरेस्ट कॉस्ट उनका कम हो सकता है। फिर मार्जिन्स जो है उनका, जो 125 पर केजी है, इन अ परसेंटेज टर्म्स वुड बी क्वाइट अट्रैक्टिव एज वेल। टॉप लाइन में अगर क्या बोलते हैं, वो रॉ मटेरियल प्राइस कम हो सकता है, तो टॉप लाइन में शायद थोड़ा सॉफ्टनेस आप देखोगे, पर मार्जिन्स जो है वो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो इट इज अ इम्पोर्टेंट सीजन राइट नाउ फॉर CCL, एंड आई गेस देर आर सम पॉजिटिव इंडिकेशंस देयर इन द शेयर प्राइस एज वेल। यहाँ पे अगर हम देखो तो हमारा जो टारगेट प्राइस था 1857 का, वो अचीव हुआ है, एंड अभी वो 900 के प्राइस के आजू बाजू ट्रेड कर रहा है, and it is up more than 50% in the last 1 month. So ये एक काफी लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद ये एक अच्छा सा आउट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं। एंड सो दैट्स व्हाई वी से के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आप जब करते हो, तब कोई भी डिप आए तो इट कैन बी यूज्ड एज अ टाइम टू अक्यूमुलेट द स्टॉक। एंड वही हम दोहराते रहते हैं हमारे हर क्वार्टरली अपडेट जो रहता है। ऑफिस में भी हमने दोहराया था कि इट 700 से हमने रिकमेंड किया, तो वो वापस अराउंड 620 650 आ गया था, और उधर से अब वापस 700 आ गया है। तो CCL प्रोडक्ट्स में भी हमने अराउंड 610 रिकमेंड किया था, एंड वो प्राइस नीचे आ गया था, अराउंड 520 भी एक टाइम पे शायद चला गया था। तो उधर से अभी आप देख सकते हो कि एक बहुत ही बड़ा आउट परफॉर्मेंस आया, 50% लास्ट 1 मंथ में वो उसका प्राइस बढ़ा है। तो अगर आपने वो जो डिप आया था तब ही अक्यूमुलेट किया होता, तो योर अपसाइड वुड हैव बीन अ लॉट हायर। तो वैसे ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में हम बोलते हैं कि बाय द डिप एंड वेट फॉर द मार्केट टू अप्रिशिएट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक। तो ये जो इमेज है, आई गेस आपने गेस कर लिया कि ये सोलर पैनल्स है, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लेटेस्ट एडिशन इन आवर प्रू आइडिया पोर्टफोलियो, दैट इज एक्मे सोलर होल्डिंग्स। तो आपको आप काफी सुन रहे होंगे कि रिन्यूएबल पे गवर्नमेंट काफी फोकस कर रही है। उसके हिसाब से काफी आपने आजू बाजू भी देखा होगा घरों में भी, कि रिटेल लेवल की बात कर रहा हूँ, पर काफी जो बंगलोज होंगे आपके आजू बाजू, काफी टेनामेंट्स होंगे, उनमें सोलर का जो रूफटॉप है वो ऐड हुआ है। तो ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव भी है, उसमें काफी सब्सिडीज भी मिलती है। एंड गवर्नमेंट ऑन अ नेशनल लेवल इज एमिंग टू अचीव 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी बाय 2030। एंड इन सब में रिन्यूएबल का बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है। सोलर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिन्यूएबल एनर्जीज, तो उसमें एक्मे सोलर इज very well positioned to gain out of the initiatives that the government is taking. सो करंटली एक्मे का जो ऑपरेशनल कैपेसिटी वो 2.7 गीगावाट है। वो भी अगर आप देखो तो लास्ट 1 ईयर में डबल हुआ है। 1.2 गीगावाट का तो उन्होंने एडिशन Q3 में किया था, एंड छोटा सा एडिशन लास्ट क्वार्टर में भी हुआ है। और अगर आप आगे बढ़ के बात करें तो 4.3 गीगावाट का उसका पाइपलाइन है, जिसमें से 2.2 गीगावाट्स का उन्होंने PPA साइन कर दिया है। एंड आगे अगर देखने जाओ तो हमने नीचे एक करंट पाइपलाइन जो उसका है, उसका बाइफरकेशन दिया है कि कौन से टाइप के प्रोजेक्ट्स जो है उसमें उसका अपकमिंग फैसिलिटीज है। तो 62% ऑफ द पाइपलाइन इज FDRE प्रोजेक्ट्स। तो FDRE प्रोजेक्ट्स क्या होता है कि उसमें सोलर, विंड और जो बैटरी का भी स्टोरेज सिस्टम होता है वो रहता है। तो अगर आप देखो तो सोलर का जो ट्रेस रहता है वो काफी लिमिटेड टाइम के लिए होता है। विंड का भी जो एनर्जी यूटिल सॉरी जनरेशन होता है वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है, कभी स्ट्रांग हो कभी वीक हो विंड। तो ये सब स्टोर करके अगर बैटरीज में आप वो एनर्जी रखे, तो आपका जो अवेलेबिलिटी रहता है फॉर दीज प्लांट्स फ्रॉम दीज प्लांट्स वो ज्यादा रहता है। सो वो दे आर एबल टू सेल मोर नंबर ऑफ यूनिट्स।
तो इसमें केपेक्स ज्यादा रहता है, इट इज लाइक मोर देन 3 टाइम्स 3 to 4 टाइम्स उसका केपेक्स रहता है। बट उससे जो रेवेन्यू जनरेशन एबिलिटी है कंपनीज की वो भी बढ़ जाती है। तो उसके हिसाब से जो एफडीआरई प्रोजेक्ट्स जो आने वाले हैं are expected to increase the realizations as well and margins as well। क्योंकि इसमें अगर आप देखो तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर इन सोलर प्रोजेक्ट्स इज अराउंड 30%। पर एफडीआरई प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट ने ही मैंडेट कर दिया है कि एफडीआरई प्रोजेक्ट्स में मिनिमम 40% उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रहना चाहिए। एंड देर आर सम प्रोजेक्ट्स जहाँ पे मैंडेट इज ऑफ अराउंड 50%। and ACME is pretty confident of achieving 10% minimum more than what the government is asking for। कि अगर 40% है तो उधर 45% उनका रहेगा, अगर 50% यूटिलाइजेशन रिक्वायर्ड है तो उधर मोर देन 55% उनका यूटिलाइजेशन रहेगा। तो उन सबके हिसाब से अगर आप देखो तो एक्मे का जो हमारा प्रोजेक्शंस है वो अराउंड 6081 करोड़ का EBITDA हम एस्टिमेट कर रहे हैं फॉर FY 2027। दैट इज अ बिग नंबर। एंड अभी अगर आप देखो तो उसके हिसाब से उनका 2 year फॉरवर्ड EV EBITDA इज ओनली अराउंड 6.7 टाइम्स। दैट लुक्स लाइक अ वेरी अट्रैक्टिव नंबर to take a long term bet on this stock, and also a nice way to play on the India's renewable energy sector। तो उसके हिसाब से हमने इनिशिएट किया है एक्मे सोलर पे। एंड हमारा टारगेट प्राइस है ऑफ अराउंड 354 टाइम्स, सॉरी 354 रुपीज उसका हमारा टारगेट प्राइस है। दैट इज अराउंड 15 टाइम्स एवी एबिटा ऑफ FY 2027 एंड अपसाइड अराउंड 42% जितना अभी दिख रहा है। इन इस सेक्टर में एज अ होल रिस्क ये है कि अगर आपका एग्जीक्यूशन टाइम पे नहीं रहा, सिर्फ एक्मे के लिए ही नहीं है ये रिस्क पूरे सेक्टर के लिए है। एंड सो एक्मे के लिए भी ये अप्लाई करता है कि अगर आपने एग्जीक्यूट नहीं कर पाए आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आपको Q2 में वो एग्जीक्यूट करना है और उसको कमर्शलाइज करना है, अगर आप Q2 में नहीं कर पाए और 2 क्वार्टर लेट किया तो उससे आपका टॉप लाइन जो है वो काफी इम्पैक्ट आ जाता है उसमें। क्योंकि आपने 60 डेज ऑफ पावर जनरेशन मिस किया है, जिसकी वजह से टॉप लाइन आपका हिट रहता है। आपने जो डेट लिया था उसका तो आपको सर्विस करना ही है, तो उसकी वजह से आपका इंटरेस्ट कॉस्ट भी जो है वो स्टॉप नहीं होता है, पर आपका रेवेन्यू स्टॉप हो जाता है। तो बॉटम लाइन में भी काफी बड़ा हिट रहता है। एंड अगर हम बात करें कि जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, सो दीज ऑल प्रोजेक्ट्स, इस अगर आप एक प्रोजेक्ट 1 गीगावाट FDRE का जो प्रोजेक्ट रहता है उसका कॉस्ट 12,000 करोड़ के आसपास में रहता है। तो उसमें भी ये जो इसका फाइनेंसिंग जो होता है वो 25% इक्विटी बेस्ड एंड 75% डेट बेस्ड रहता है। तो आप मान लीजिए कि 8,000 9,000 करोड़ जितना तो उसका डेट रहता है, तो उसको भी रीफाइनेंस वो कर सकते हैं आफ्टर 1 year ऑफ ऑपरेशंस। उसका जो 2 years का टाइमलाइन रहता है टू सेटअप द प्रोजेक्ट, उसके 1 year बाद आप उसको रीरेट कर सकते हैं। तो ये री रेटिंग और वो सब जो प्रोसेस रहता है दैट वुड बी वेरी प्रेफरेबल अगर रेट कट साइकिल के बीच में वो हो। तो आप अभी आप देख सकते हैं कि 2 RBI ने रेट कट्स कर दिए एंड द थर्ड रेट कट इज मोस्टली पॉसिबल इन द मीटिंग दैट इज गोना बी हेल्ड टुमारो। तो ये रेट कट के साइकिल में भी एक काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है एक्मे सोलर को, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट्स रिफाइनेंस होंगे एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट। उससे उनके बॉटम लाइन पे एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आ सकता है। बट इफ ड्यू टू एनी अनफोर्सीन इवेंट्स, RBI या कोई भी दूसरी जो उनकी बैंक्स या जो भी हो, वो दे डिसाइड टू इंक्रीज द रेट्स, तो वो एक एडवर्स इम्पैक्ट आ सकता है एंड बॉटम लाइन पे उस पर हिट कर सकता है। तो दिस वाज अबाउट एक्मे सोलर। हमने एक डिटेल्ड रिपोर्ट उस पे जो है हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है। तो यू कैन गो थ्रू इट एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन रीच आउट टू आवर व्हाट्सएप नंबर, जहाँ पे हम आपके कोई भी डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हो गया इनिशिएशन। अभी हम बताएंगे 2 कंपनीज जिसमें हमने प्रॉफिट्स बुक करने का भी कॉल अभी दिया है। वन ऑफ दोज इज एफल इंडिया। एफल का हमने जो इनिशिएट किया था वो अराउंड 1,080 रुपीज के आसपास किया था। एंड हमने अगर उधर से देखने जाए तो एक काफी अच्छा अपमूव देखा है, 45-50% जितना वो अपमूव आया था। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो एफल, जब हमने प्रॉफिट्स बुक करने की बात की थी तब उसका P
59 टाइम्स था। तो वो एक अच्छा एग्जिट अपॉर्चुनिटी हमारे हिसाब से था। हम वी नो के उसके बाद भी अभी 1600 में एग्जिट कराया, और उसके बाद भी अभी 1700 आसपास या शायद उसके ऊपर शायद चल रहा हो। बट दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बुक प्रॉफिट्स, बिकॉज जो हमारे एस्टिमेट्स थे उसके हिसाब से एग्जिट मल्टीपल देते हुए काफी ज्यादा अपसाइड हमको नहीं दिख रहा है या स्टॉक में। द स्टॉक शुड करेक्ट आई गेस फॉर अस टू बी इन द कंफर्ट जोन। तो ये जो वैल्यूएशन है, वो जो अपमूव है, ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है हमारे हिसाब से। एंड जो अपमूव है उसका एक फायदा हमें उठाना चाहिए, एंड अभी जो है वो प्रॉफिट्स बुक कर देने चाहिए। दूसरा स्टॉक जो है पीएसवी प्रोजेक्ट्स, उसका पूरा ही डिफरेंट रीजन है प्रॉफिट्स बुक कराने का। उसमें अगर आपको याद हो तो सूरत डायमंड बोर्स में उनका जो पेमेंट अटका हुआ था, उसके बाद उनका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ, उसके बाद ये स्टॉक रिकवर नहीं कर पाया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का अपॉर्चुनिटी लॉस उनको हो गया था। एंड इसके बाद आपको पता है कि 30% स्टेक जो है प्रमोटर का, वो अदानी ने बाय किया है। एंड इसके बाद अब अभी उसके Q4 के जो रिजल्ट्स थे, उसमें उन्होंने बताया कि उसका 7,000 से भी प्लस 7,000 करोड़ प्लस का ऑर्डर बुक है। उसमें से 25% ऑर्डर्स राइट नाउ आर फ्रॉम अदानी ग्रुप। एंड आगे जाके भी 4 to 5,000 करोड़ का उनका ऑर्डर इनफ्लो एस्टिमेट कर रहे हैं फॉर FY 26। उसमें से 80 to 90% जो ऑर्डर्स है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अदानी ग्रुप से आएंगे। उन्होंने उसके हिसाब से अपना मार्जिन गाइडेंस भी 100 बेसिस पॉइंट से नीचे लाए हैं। एंड जो भी FY 25 में उनके साथ सब हुआ, उसके बाद अभी उनका जो पी है वो भी अराउंड 46 टाइम्स हो गया है। दैट इज वेरी एक्सपेंसिव फॉर ईपीसी कंपनी लाइक पीएसपी प्रोजेक्ट्स। तो उसके हिसाब से हमने इस कंपनी में भी प्रॉफिट बुक करने का एक सजेशन दिया है। तो थैंक यू एवरीवन, दिस इज द डिस्क्लेमर लिंक। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, प्लीज टाइप in the chat box. Please don't ask company specific questions. वो आप हमें WhatsApp पे पूछिए, उधर हम आपके डाउट सॉल्व करेंगे। अगर कोई सेक्टोरल व्यू या वो चाहिए तो प्लीज इधर आप स्पेसिफाई करें। चैट बॉक्स पे मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है जहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू आप क्वेरीज पूछ सकते हो। तो आई थिंक दैट नो क्वेश्चंस, सो वी कैन Yes, thank you so much for joining. see you next